जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत कराया था कि ऑफलाइन क्लास में टेस्ट चल रहे हैं, डेली ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो इसी प्रोसेस में जो कल टेस्ट हुआ था उसका पीडीएफ का सॉल्यूशन आज कराने जा रहा हूं मैं। एक दिन डिले इसलिए चल रहा है कि मैं थोड़ा सा भाई एक्सीडेंट की प्रॉब्लम में जूझने की वजह से थोड़ा थकान हो जाती है जल्दी, तो इसलिए एक दिन क्लास नहीं ले पाया था। तो एक क्लास रिकॉर्ड कर देता हूं डेली आपके लिए। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्ज़ाम में मिलेगा, आप पीडीएफ देखने के बाद खुद डिसाइड कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस डेली होंगे। 15 अप्रैल तक मैं कराऊंगा, केवल संडे में हाँ डेली होगी आपकी ये, ठीक है। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं अब। भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, समतापीय प्रक्रम में आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस की जो हमारी स्पेसिफिक हीट होती है क्या होती है। आइसोथर्मल में हमें पता है स्पेसिफिक हीट एस इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है बेटा, हमारा यहाँ टेम्परेचर में चेंज है। अब प्रोसेस कौन सा है हमारा, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, दैट मीन्स डेल्टा टी जीरो। तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो स्पेसिफिक हीट क्या आएगी हमारी, इन्फिनिटी आएगी। स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी हमारी, इन्फिनिटी, अनंत आ जाएगा। ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नो इंजन की इफिशियंसी। कार्नो इंजन की इफिशियंसी दक्षता 100% होगी कब, ये पूछा है। देखो, चार ऑप्शन आपके दिए। इफिशियंसी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 - T2 अपॉन T1। 100% कब हो, 100% जब होगी जब T2 की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। T2 की वैल्यू जीरो होगी तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। तो इफिशियंसी की वैल्यू आ गई 1, और 100% तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। यानी कि T2 इक्वल्स टू कितना हमारा, 0 केल्विन होना चाहिए कार्नो इंजन की इफिशियंसी दक्षता 100% होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई लिफ्ट में एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, स्प्रिंग तुला लटकी हुई है जिसपे कितना 2 kg का वेट लटकाया गया है। लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण जी से गतिमान है, यानी कि जो इसमें एक्सीलरेशन है जी के इक्वल है। तो ये कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि भैया जो एपरेंट वेट होता है नीचे आते हुए, आर इक्वल्स टू होता है mg - ए किसके इक्वल है, जी के। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा mg - g। तो ये क्या आ गया हमारा, जीरो। तो एपरेंट वेट क्या आया आपका, एपरेंट वेट आ गया, देखिए 0 mg - g क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आभासी भार कितना आया हमारा, आभासी भार आया जीरो। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। ऑप्शन आ गया डी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है कि क्या दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो हो सकता है। ये कह रहा है रिजल्टेंट दो वेक्टर का जीरो हो सकता है, कब होगा ये देखना है हमें। ऑप्शन है आपके पास, हाँ जब दोनों सदिशों के परिमाण और दिशा समान हो, नहीं जब सेम होते हैं दो वेक्टर इक्वली तो वे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो वो जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नहीं। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड कहता है कि हाँ जब दोनों सदिशों के परिमाण क्या हो, वे उनके जो हमारे मैग्नीट्यूड है इक्वल हो बट वो अपोजिट हो। तो हाँ बिल्कुल, इस केस में इक्वल और अपोजिट के केस में रिजल्टेंट उनका जीरो होता है। ये वेक्टर का प्रिंसिपल है हमारा। ऑप्शन आ गया सी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5। ये कह रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें के की डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, के का विमीय सूत्र। तो भाई के का विमीय सूत्र ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों को इक्वल रख लो।
प्रिंसिपल ऑफ होम्योजेनिटी से, समघातता के सिद्धांत से दोनों को इक्वल रखेंगे। के की निकालनी है हमें, तो के की क्या होगी हमें, हमारी के इक्वल्स टू होगा हमारा ओमेगा टी अपॉन एक्स। ओमेगा की कितनी होती है हमारी, ओमेगा की होती है टी इनवर्स, और टी कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा और टी की एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो बचती किसकी, एक्स की, यानी कि डिस्टेंस की एल की, और ये ऊपर जाके क्या हो गया, एल इनवर्स। तो एल इनवर्स, केवल एल इनवर्स बचता है, ऑप्शन आ जाता है आपका सी। ओनली एल इनवर्स बचता है, तो ऑप्शन क्या आ जाता है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि भैया केस नली में जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें शुद्ध जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। शुद्ध जल के पृष्ठ के लिए थीटा इक्वल्स टू होगा 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा। और भाई फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू होता है हमारा, ये देखो एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है हमारा H इक्वल्स टू होता है हमारा 2t कोस थीटा आर रो जी। यहाँ कोस थीटा 0 की वैल्यू क्या हो गई, कोस 0 की वैल्यू हो गई हमारी 1। हमें t निकालना है, तो t इक्वल्स टू यहाँ से आ गया हमारा H आर रो जी अपॉन 2। तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या मिलता है, यहाँ से आपका ऑप्शन मैच करता है डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये कह रहा है 7 आपका कि किसी पार्टिकल पे लगाया गया बलागुण क्या है, 0 है। टॉर्क क्या है, 0 है। बलागुण टॉर्क क्या है, 0 है। तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। हमें पता है टॉर्क इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बलागुण होता है कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। और भैया क्या कह रहा है, टॉर्क है 0, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो गया, क्योंकि टॉर्क 0 दे दिया। तो 0 के इक्वल होने पे क्या ऑप्शन होगा, 0 के इक्वल हो गया तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और मैग्नीट्यूड में भी वो सेम हो गए, क्योंकि चेंज क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भैया डायरेक्शन सेम है हमारी, और रिजल्ट में भी दोनों सेम है। तो ऑप्शन क्या आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आ जाता है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी, पृथ्वी पर प्लायन वेग। देखो प्लायन वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अर्थ पर GME अपॉन RE प्लस H, GME अपॉन RE प्लस H। ME क्या है, मास ऑफ अर्थ, RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और H क्या है, H है हमारी हाइट, जहाँ से उसे छोड़ा जा रहा है। तो आपको हाइट में क्वेश्चन देखने से क्या लगेगा, ऑप्शन आपका डी पे देखिए क्या कह रहा है, उस हाइट पर डिपेंड कर रहा है जहाँ से वस्तु को क्या प्रक्षेपित किया जाता है। उस हाइट पर डिपेंड कर रहा है जहाँ से वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, डिपेंड अपॉन द हाइट फ्रॉम विच इट इज़ प्रोजेक्टेड। तो ऑप्शन आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 9 पर। 9 कह रहा है आपका कि हवा में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। साउंड वेव्स इन एयर आर, जो साउंड वेव्स होगी एयर में कैसा नेचर रखती है, साउंड वेव्स एयर में कैसा नेचर रखती है। तो आपका यहाँ से हमको पता है कि साउंड वेव्स जो होती है एयर में कैसी अनुदैर्ध्य प्रकृति, लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है। तो ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। यह कह रहा है कि भैया जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्वरित्र की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क घटेगी बढ़ेगी। ये कहता है, तो मैं आपको बता दूं फॉर्मूला होता है इसका n इक्वल्स टू n0 1 माइनस 0.00011t, ये होता है फॉर्मूला।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनिशियल जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ माइनस हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगी। ऑप्शन क्या आएगा आपका यहाँ से, ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपलर प्रभाव लागू होता है, डोपलर इफेक्ट कब एप्लीकेबल होता है। तो डोपलर इफेक्ट मैंने आपको बताया था, पहले भी शायद क्वेश्चन आया था कि भाई डोपलर इफेक्ट जो होता है, डोपलर इफेक्ट सापेक्ष गति के लिए एप्लीकेबल होता है। दो ऑब्जेक्ट के भी, ऑब्जेक्ट और सोर्स, यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है और जो सोर्स होता है, जो स्रोत और श्रोता होता है, उनके बीच रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। रिलेटिव मोशन के लिए, सापेक्ष गति के लिए लागू होता है। ऑप्शन आ गया सी हमारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। ये कह रहा है भैया दो चार्ज है, +1 माइक्रोकूलाम और +5 माइक्रोकूलाम, एक दूसरे से कुछ दूर है, ऐसे रखे हुए हैं दोनों। तो ये कह रहा है कि फोर्स इधर Q1 रखा है और इधर Q2 रखा है। तो भैया Q1 पर फोर्स लगेगा F2 की वजह से इधर, और Q2 पर फोर्स लगेगा F1 की वजह से इधर। तो दोनों क्या होंगे, सेम अमाउंट में फोर्स लगाएंगे, क्योंकि चार्ज दोनों सेम रहेंगे दोनों केस में, और डिस्टेंस सेम रहेगी, तो सेम अमाउंट में फोर्स लगाएंगे। तो रेशो क्या आएगा आपका, बी, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्या कह रहा है, एक साबुन के बुलबुले को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, सोप बबल को क्या दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। तो उसकी रेडियस में क्या होगा भैया, नेगेटिव चार्ज देने का मतलब, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ चार्ज। एक्सेस ऑफ चार्ज होगा तो अधिकता होगी चार्ज की, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोप बबल की रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 आपका 14। क्या कह रहा है, नेगेटिव चार्ज के चारों ओर जो बल रेखाएं होती है, फील्ड लाइन होती है, कैसी होती है। नेगेटिव चार्ज अगर है तो फील्ड लाइन इन्फिनिटी से आती है उसकी ओर। तो क्या होगा भैया, रेडियल होगी टुवर्ड्स सेंटर, तो रेडियल होगी, त्रिज्या होगी एक तो, और इनवर्ड होगी, और क्या होगी हमारी, इनवर्ड होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में आप देख लेना, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में आप देख लेना। इनवर्ड होगी, नीचे की ओर होगी। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना यहाँ, तो ये क्या हो रहा है, आवेश की ओर होगी, नीचे की ओर। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भैया जो भी क्वेश्चन है आप पेपर में देख सकते हैं, एक से एक क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा, और एग्जाम में आपको पूरे क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। सारे प्रैक्टिस सेट को जो मैं आपको दे रहा हूँ 10 के 10 कर लीजिए, बेस्ट क्वेश्चन यहाँ आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार के पन्ने पर फाउंटेन पेन से लिखना कठिन है। एक इंक पेन है, उस पर लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही इम्पॉसिबल है, कठिन है, हार्ड वर्क है। किसकी वजह से है, वो होता है भाई केशिकात्व की, कैपिलरी की वजह से। क्योंकि कैपिलरी की वजह से वो क्या हो जाती है, इंक को सोख लेता है अखबार। ऑप्शन आ गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे आप कल भी आपने देखा होगा और आज भी हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ बेस्ट मिलेगा, हर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि छोटी बूंद और बड़ी बूंद की ऊर्जा का रेशियो निकालना है। एनर्जी का बड़ी और छोटी की, छोटी बूंद और बड़ी बूंद की एनर्जी का रेशियो निकालना है। यदि 1000 छोटी बूंद मिलकर क्या बनाए, एक बड़ी बनाए, तो भाई हमें पता है कि 1000 छोटी बूंद का वॉल्यूम इक्वल होगा किसके, एक बड़ी बूंद के। तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो भैया 4/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4/3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और कैपिटल R किसके इक्वल आ गया यहाँ, 10R के। अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो कैपिटल R आ गया आपका क्यूब रूट के। और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है छोटी से बड़ी का। तो रेडियस का भी ले लो,
कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्या आ जाएगा 1/10। तो भैया ये ही यूज करना है हमें, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर को यूज करते हैं। और हमें सरफेस एनर्जी का पता है, स्मॉल की सरफेस एनर्जी ई से ले लेते हैं हम, ई एस अपॉन ई बिगर, स्मॉल और बड़ी, क्या होगा भाई 4πr³ इंटू टी अपॉन 4π, सॉरी बेटा ये r² है, ये क्यूब लिखा गया, 4πr² इंटू टी अपॉन बड़ी के लिए 4π कैपिटल R² इंटू टी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सारी चीज़ 4π से 4π कैंसिल हो गया, टी से टी हो गया, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर बचा। तो स्मॉल आर का स्क्वायर क्या आएगा 1 और कैपिटल आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप यहाँ देखेंगे इनके रेशियो का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है रेशियो का स्क्वायर हो रहा है, तो 1 और 10 का स्क्वायर 100। तो आपका ऑप्शन आ जाता है यहाँ से डी 1/100, 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली की इक्वेशन में ये निकल के आता है हमारा, तो ये कह रहा है ए बी सी, ए बी और सी क्या बताते हैं भैया। ए जो हमें बताता है वो बताता है हमें प्रेशर शीर्ष, प्रेशर हेड दाब शीर्ष, ये क्या है हमारा दाब शीर्ष। एच क्या है हमारा, एच है ग्रेविटेशनल हेड गुरुत्वीय शीर्ष, और ये क्या है हमारा, ये है वेग शीर्ष वेलोसिटी हेड। तो सबसे पहला क्या है हमारा प्रेशर हेड, फिर क्या है ग्रेविटेशनल हेड, और क्या है वेलोसिटी हेड। तो ऑप्शन क्या आ जाता है यहाँ से, आपका ऑप्शन आ जाता है सी। आप देख लीजिए इंग्लिश में भी ऑप्शन क्या आ जाता है, सॉरी सी आ जाता है, प्रेशर हेड ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो सेंटर पे ऑफलाइन सेंटर पे बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्होंने भी गलती किया से, कई बच्चों ने किया। तो देखो आर रेडियस का एक स्फेयर है, गोलीय चालक है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा भैया। चार्ज अगर उस पर क्यों है तो जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/R। अब बच्चों ने क्या किया r/2 रख दिया, जबकि पूरे स्फेयर लेके सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक, लेके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक परिधि तक विभव सेम रहता है, इसके अंदर कहीं भी ले लो आप, ठीक है, विभव चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ से, ऑप्शन आएगा आपका सी भैया, ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। पर कुछ बच्चों ने गलती किया हुआ था, इसे गलती नहीं करना, ध्यान रखना है कि खोखले गोले के अंदर भी विभव अनचेंज रहता है, पोटेंशियल अनचेंज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को हमारे डाउट था तो देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। भैया कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सिस पर x डिस्टेंस से और निरक्ष इक्वेटोरियल पर y डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, इक्वल है, यानी कि E x डिस्टेंस वाली और ई वाई डिस्टेंस वाली दोनों इक्वल है। और ये कहा है x क्या है हमारी अक्ष पर है, एक्सिस पर है, x क्या है एक्सियल लाइन पर, और y कहाँ पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, निरक्षीय स्थिति पर है। तो दोनों के हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लगा देंगे, इक्वल रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा कि 2p/x³, क्योंकि एक्सिस पर x डायरेक्शन में है, और इक्वल्स टू k
इक्विटोरियल पर निरक्षीय स्थिति पे क्या होता है, p/y³। तो कॉमन चीज़ें कट गई, k कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया। निकालना क्या है, x और y का रेशो निकालना है। हम क्या करेंगे, x³ को इधर ले गए तो क्या आ गया हमारा, x³/y³ इक्वल्स टू आ गया 2k, इक्वल्स टू किसके आ गया हमारा, 2 आ गया। तो हमें निकालना है x/y। तो भैया क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, और 2 का क्यूब रूट हो गया कितना आएगा, √2, और रेशियो में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन आ गया यहाँ से आपका डी, रेशियो में क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन आ गया आपका डी। ठीक है भाई, चेक कर लेना एक बार इसे अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r⁻0 के साथ चेंज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वैल्यू वेरीज एज r⁻0, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो क्या होता है हमारा, E =σ/2πε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि भैया जो डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पर। तो इसलिए ये किसका है हमारा, आवेश एक अनंत चादर के कारण, यानी कि ए प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, आवेश की एक अनंत चादर के कारण हमारा फॉर्मूला होता है E =σ/2πε0। तो ऑप्शन आ जाता है यहाँ से सी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 21। ये कह रहा है कि दो जुड़े हुए आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। दो चार्ज बॉडी है, उनके बीच कोई करंट फ्लो नहीं होता। कब, जब भैया करंट फ्लो नहीं होता, इसका मतलब क्या है, उनमें सेम क्या होगा, उन पॉइंटों के बीच पोटेंशियल विभव सेम होगा, और विभव हमारा होता है Q/CB। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, या तो विभव पोटेंशियल सेम होगा या Q/C का रेशो क्या होगा, सेम रहेगा, अनुपात नियत रहेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाता है यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22 भाई ये कह रहा है कि आर एक तार है हमारा, जिसकी लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए, लेंथ और एरिया को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देख लो भाई। हमें पता है, वी नो दैट R =ρL/A होता है, और चेंज करने पे क्या हो गया, R' हो गया, बट उसकी रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता तो चेंज नहीं हुई। लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना हो गया, 2A हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, रो से रो कट गया, L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2। तो भैया आपका आ गया R = क्या आ गया, R'। इसका मतलब क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ऑप्शन आ गया आपका सी, वही रहेगा, विल रिमेन द सेम। ऑप्शन आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 23 क्वेश्चन है ये हमारा, 23 पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि इसमें जो डायग्राम दिखाया गया है ये, कि सेंटर पर क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भैया ये ए बी, ध्यान देना, ए बी में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये इस तरह से ए बी डायरेक्शन में, ये इसमें देख सकते हैं आप, ए बी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ सेंटर पे पूछ रहा है। तो ये क्या करो, ए बी को आगे बढ़ा, तो ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर बन गया, और इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए वायर के ऊपर तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ख़त्म हो गई हमारी। B = μ0/2
2πi/r। यहाँ डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। सेंटर पे आने के बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, ऑप्शन आ जाता है डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। नमन कोण एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहाँ पर होता है? एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है भैया पोल्स पर। नमन कोण 90 डिग्री कहाँ होता है? पोल पर होता है, ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है इसका मान। ऑप्शन आ गया ए। लास्ट क्वेश्चन है, LCR सर्किट एट रेजोनेंस, पावर फैक्टर निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है, क्या होगा रेजोनेंस की केस में? LCR में हमें पता है रेजोनेंस में XL = XC होता है, अनुनाद में XL = XC होता है। तो LCR में Z = होता है हमारा √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। भैया ये वाली टर्म तो हो गई 0 क्योंकि दोनों इक्वल है। तो Z = आ गया आपका R के। तो हमें पता है शक्ति गुणांक cos phi = होता है R/Z। cos phi क्या होता है? R/Z। और यहाँ R और Z दोनों इक्वल है तो क्या आ गई शक्ति गुणांक की वैल्यू? शक्ति गुणांक की वैल्यू आ गई हमारी 1। ऑप्शन आ गया बी। शक्ति गुणांक की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 आ गई। ऑप्शन आ गया बी। इस तरह आपके कल के टेस्ट की PDF के क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आप अच्छे से कर लेना, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं वो क्लास में पूछ लेना कल, अगर कोई दिक्कत होती है। ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बात दोबारा से कहूँगा, सभी बच्चे इन टेस्ट को मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। और भाई मज़ा आया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर, और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए यार। क्या जाता है, 58% ऐसे स्टूडेंट है जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे। यार तुम्हें तुम्हारी नौकरी की कसम, सब्सक्राइब कर दो इसे, नौकरी लगेगी इस बार ही। ये जो 58% बिना सब्सक्राइब करे देख रहे ना, इस चीज़ को देख लो, गलत बात है बिल्कुल आपकी ये। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद सभी बच्चों को।